मैं सोता था तो मैं उनसे कहता था कि दादाजी किस पर कहानी सुनाऊं। तो बजाय उसके कि मैं उनसे पूछता, फिर वो मुझे बताते अच्छा चांद पर सुनाओ। फिर मेरी कल्पनाशीलता काम करती और मैं उस पर एक कहानी बुनता। तो वैसे जो जिन दादाजी के पास मैं था, वो दादाजी पंडित त्रिलोकनाथ आजम जलालाबादी एक मशहूर कौमी शायर भी थे और स्वाधीनता आंदोलन में भी थे, और एक पत्रिका उर्दू की रसाला दस्तगीर उसके संपादक भी थे। तो विरासत में भी समझिए वो लेखन आया होगा। और मेरे पिता जो कि अल्पायु में ही चले गए थे, 32 वर्ष की आयु में, वो अंग्रेजी के लेखक थे। और ब्रिटिश हुकूमत में जो फौजी नाम की पत्र था उनका, उसमें वो सह संपादक थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चीजें तो बचपन से ही होती हैं। हाँ, इनको फिर हम अगर समझ जाएं तो इनको विकसित कर सकते हैं। ये काफी कुछ हमारे पर है। और जैसी बात आपने कही कि कौन किस साहित्यकार की प्रेरणा मिली, तो साहित्यकार समझिए प्रथम तो मेरे दादाजी हो गए, लेकिन वो बहुत बचपन की बात है। पर जब मैं स्कूल में गया और 9वीं-10वीं कक्षा का छात्र था, और हमारे स्कूल में वाणी परिषद नाम की एक संस्था, हमारे हिंदी के अध्यापक थे धर्मानुजी सुकुमार, जो व्याकरण थे, और उनकी व्याकरण की पुस्तकें उस समय अमृतसर और दिल्ली में बहुत चर्चित थी जी। तो वाणी परिषद में हम लोग बोलते थे। तो तभी एक बार जैनेन्द्र कुमार जी हमारे स्कूल में आए। हमारा स्कूल दरियागंज नई दिल्ली में था और पास ही जैनेन्द्र जी रहते थे, तो अक्सर वे हमारे स्कूल में आते थे। वो मुख्य अतिथि थे, और जब वो आए तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि भाई हरीश कुमार नवल, तब मैं कुमार भी लिखता था, तो कि तुम इनको कुछ सुनाओ। तो मैंने उनको एक कविता सुनानी शुरू कर दी, मैं करता हूँ अपने आप को ऑफर, मैं हूँ फोटोग्राफर। तो ये कविता मैं आपको दिखा भी दूं कि मेरे पास वो चीज भी है कि ये प्रगति पत्रिका थी, और ये इसमें ये कविता, हाँ ये कविता मैं करता हूँ अपने आप को योद्धा ऑफर। हाँ वेरी गुड। तो मैंने ये कविता उनको सुनानी शुरू कर दी कि काले को मैं गोरा कर दूं, गोरे को काला, चेचक के दाग मिटा दूं, तीखी कर दूं नोज, कैसा भी हो पोज, ऐसा कुछ मैंने सुनाया। तो इस पर जैनेन्द्र जी ने, मैं तो पूरी कविता सुनाने पर तुल गया था, मेरे कंधे पर हाथ रखते कहा तुम व्यंग अच्छा लिख सकते हो। अब मुझे तो पता नहीं था कि व्यंग क्या होता है। वो पता तो आज तक नहीं चला, येट टू नो इट, के अभी भी खोज कर रहे हैं। तो तब मैंने उनके मुख से सुना कि व्यंग अच्छा लिख सकते हो। और ये बात मैंने इससे पूर्व पहले भी सुनी कि नीलम नाम की एक पत्रिका थी 64 में, 64 की बात नहीं 63 की, 1963 की, मैं छोटी कक्षा में था। तो उनके यहाँ संजीव भाई एक नीलम पत्रिका में होता था, युवतियों के नाम खुला पत्र युवक लिखेंगे और युवकों के नाम खुला पत्र युवतियां लिखेंगी। तो ये कई महीने तक चला था। तो उसमें बाद में मुझे मेरे पत्र को व्यंग वाले पत्र को पुरस्कार मिला था, 15 रुपए मिले थे इनाम में, छोटे से मेडल के साथ। और तब जो लोग पत्र लिखते हैं उसमें, यानी संपादक के नाम, तो उसमें 2-3 लोगों ने लिखा था कि ये हरीश कुमार नवल हास्य और व्यंग अच्छा लिख सकते हैं। तो व्यंग पहले भी मैंने सुना कि व्यंग बहुत है, व्यंग की इनमें बड़ी बड़ी चेतना है। ये तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। तो समझिए कि वो जैनेन्द्र जी से वो प्रेरणा मिली, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चलेगी। आगे की कथा मैं फिर बताऊंगा आपके प्रश्न के अनुसार। जी। तो पहली रचना जो जो आपने बताई वो आपकी पहली रचना थी, या उसके पहले भी कोई? नहीं, उससे पहले देखिए, आपको बताता हूँ ना। ओ, सर्व हितकारी माशे, वेरी गुड। और इसकी डेट देखिए, अगस्त 1963 होगा। अगस्त 1963। हाँ राइट है, राइट हाँ साइड। जी राइट साइड पे, वाओ। अगस्त 1963। और इसमें मैं आपको रचना दिखाता हूँ, एक झांकी। हरीश कुमार नवल। ये तब की है। तो उस समय तब हम 3 वर्ष के थे।
जी। तो ये ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं, बहुत पुरानी हो गई हैं, कईयों पे जी दीमक लग गई है। तो मैं सर्वहितकारी में उस समय नॉन लोगों में श्याम सिंह शशि भी लिखते थे, सुखबीर विश्वकर्मा लिखते थे, नरदेव तीर्थ लिखते थे। तो उस पे मैं भी काफी सालों तक लिखता रहा, कॉलेज में आने पर भी लिखता रहा था। पर फिर मैं साथ साथ नवभारत टाइम्स में जो बाल विभाग उसका होता है उसमें भी लिखता था, और इलस्ट्रेटेड वीकली में भी एक प्रतियोगिता होती है, तो मैंने भी उस पर अच्छा। हियर कम्स द एलिफेंट, उसमें था किसी जो कोई पशु या पक्षी आपको अच्छा लगता है उस पर आप कविता बनाओ। तो बेंजी क्लब था उसका, स्टेट्समैन का। तो स्टेट्समैन के उस बेंजी क्लब का मुझे मेंबर उन्होंने बना लिया था उस कविता के बेस पर। तो हियर कम्स द एलिफेंट करके मैंने एक कविता लिखी थी, और उस कविता को पुरस्कार मिला। अरे वाह। तो बस ये तो प्रथम प्रकाशित रचना तो समझिए सर्वहितकारी से हुई, किंतु जो मेरी प्रथम प्रकाशित व्यंग रचना है वो कांग्रेस। मिस्टर कमेंट्री दास है, जो मैंने 1964 में लिखी थी, और 1965 में वो छपी थी नोक झोंक में। आगरा से एक बहुत बड़ी हास्य व्यंग की पत्रिका निकलती थी, अच्छा, जिसमें गोपाल एक्सक्लूसिव था, प्रसाद, हाँ एक्सक्लूसिव थी व्यंग्य पे। हाँ, खास। वो उसमें गोपाल प्रसाद व्यास लिखते थे, काका अत्रे से लिखते थे, और नए लोगों में, उस समय के नए लोगों में हुल्लड़ मुरादाबादी लिखते थे, नीरज जी उसमें लिखते थे। तो उस आगरा वाली पत्रिका में मिस्टर कमेंट्री दास छपा था। तो तभी लोगों ने कहा कि अच्छा व्यंग लिखते हो तुम। तो फिर मेरे साथ ही वो चीज चलती रही। तो ये मेरा जवाब आपके इस बहुत प्रश्न का। सही है, बहुत सही बताया आपने। क्या बोलते हैं, खुलासा हुआ सप्रमाण सप्रमाण बताया कि आपको। कारवां आगे कैसे बढ़ा। हाँ जी, जी 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 जी। तो आपने किस किस विधा में काम किया है? डॉक्टर साहब, जैसे कविता तो मैं किस समझता तरह? हूँ सभी लोग कविता से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वो हृदय की चीज होती है और अचानक फूट पड़ती है भाव के रूप में और कविता में आ जाती है। शिल्प और शैली तो हमें बहुत बाद में पता चलता है। तो कविता लिखी, और जैसे फिर कहानी कहानी पर मेरा जोर रहा। जी। कहानियां लिखी, और कहानी लिखते समय मुझे स्कूल में भी पुरस्कार प्राप्त हुए, और कॉलेज में पहले अपने ही कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, और फिर उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार, और फिर दिल्ली राज्य की जो जोन्स थी उसमें भी 3-4 जोन में कुछ कहानियां वो आई मेरी। तो कहानी थी। तो बाद में मुझे सबने कहा, जिनमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा डॉक्टर साहब, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हाँ। कि उन्होंने मेरी एक रचना को कहा कि ये जो कहानी है ये बहुत अच्छी व्यंग्य कथा है, विक्रमार्क बुढ़िया और सराय रोहिल्ला। तो वो वहां से वो क्रम बना, तो व्यंग मैंने चुन लिया, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग थी जिसमें उपेंद्रनाथ अश्क जी आए हुए थे और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक थे। तो तब उन्होंने ये कहा था कि आप लोगों को कोई एक विधा चुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो देखते थे कि कहानी प्रतियोगिता में भी यही लोग आ रहे हैं, कविता प्रतियोगिता में भी आ रहे हैं, निबंध भी यही लोग लिख रहे हैं, और वो जब वो नाट्य प्रतियोगिताएं होती थी डायलॉग बोलने की, तो उसमें हम लोग ही जाते थे। तब उन्होंने कहा एक विधा चुन लेनी चाहिए। तो तब मैंने देखा कि जैसे नई कहानी का युग था, नई कविता भी आ गई थी, समीक्षा का नया दौर था, नव्य आलोचना थी, तो तभी परसाई जी, शरद जोशी वगैरह के गुरुडम से जो नया व्यंग भी आ गया था, और परसाई जी बहुत तेजी से उभरे थे। तो तब मुझे ये लगा कि इसमें जो है जोखिम जोखिम तो नहीं, मतलब इसमें हम जल्दी नाम बना सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें इतनी स्पर्धा नहीं है। और जो स्पर्धा भी थी वो तब गला काट नहीं थी, तब बहुत अच्छी अच्छी थी, एक दूसरे की सब मदद करते थे। तो जी। व्यंग मैंने मुख्य चुना, और यूं कहानी कविता भी लिखता मैंने। फिर 3 उपन्यास भी लिखे हैं। अरे वाह। एक उपन्यास तो बायोपिक है, जो मैंने जैन मुनि आचार्य तुलसी की जीवनी पर लिखा, ओ। और उसको एक बड़ा पुरस्कृत भी हुआ, और सिलीगुड़ी में उसका एक सम्मेलन हुआ, मुझे पुरस्कृत किया गया। और एक मैंने उपन्यास लिखा, बोगी नंबर 2003, व्यंग्य, खालिस हाँ। व्यंग्य उपन्यास। तो ये बोगी नंबर 2003 जो है ये चर्चित हुआ, और सिंगापुर से इसके ऊपर प्राइज आया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान मिला।
और इसको संजीव नेट बुक, जो भारत के बड़े प्रसिद्ध प्रकाशक हो गए, उन्होंने इसको उसको उन्होंने अंग्रेजी में छापा। तो वो तो अंग्रेजी में आभार भी आपको, आभार आपका कि आपने जो है ना हमें इस नहीं नहीं दिया। नहीं, सच्ची बात है। तो डॉक्टर नीलम वर्मा ने इसका अनुवाद किया था, तो वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। और एक मेरा उपन्यास था कैंसराभिनंदन, जो लिख तो लिया है लेकिन अभी छपा नहीं है। उसको अभी आखिरी अध्याय उसका लिखना बाकी है। वो तो उसको जब मैं भेजिए, उसको कैंसर भेजिए से इंडिया नेट बुक्स वालों को। बोलूंगा, वो बड़े प्रकाशक हैं, जरा चिरौरी करनी पड़ेगी उनकी। नहीं नहीं नहीं, कोई चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो उसमें, आप तो हमारे मेंटर हैं, तो हाँ चिरौरी नहीं नहीं, कहाँ से सवाल वो उठता है? उसमें संजीव जी ने लिखा है, हाउ डिड आई सेलिब्रेट माई कैंसर। मुझे कैंसर ओह, हुआ और 4th स्टेज थी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और बच्चों को भी कह दिया कि इनको विदेश से बुला लीजिए, अब इनकी आयु समाप्त है। किंतु मैंने फिर कैसे उसको उस पर हुआ सब कुछ, तो उसको लेकर मैंने कैंसर का अभिनंदन किया। उससे डरा नहीं, उसका स्वागत किया कि तुम आओ अतिथि, आओ, मैं तुम्हारी खातिर करूंगा। फिर धीरे धीरे जब आप बिल्कुल खुश हो जाओगे खातिर से, फिर आप धीरे धीरे अपने आप ही चले जाओगे। तो कैंसर अभिनंदन करके वो उपन्यास है। और एक उपन्यास है, उसके 110 पृष्ठ मैंने लिखे हैं। पहली खेप में मैंने 70 लिख लिए। उसके बाद मुझे कैंसर हो गया, तो दूसरी विधा में लिखने लगा। फिर उसको पूरा करने लगा तो 100 उसके पेज 110 हो गए हैं। तो वो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र। वो तो उपन्यास से लिखे। मैंने समीक्षाएं की, मेरा कॉलम था इंडिया टुडे में। मैं जी 4 साल उनके साथ रहा लिटरेरी एडवाइजर के रूप में, तो उसमें समीक्षा करता था मैं। ये जो दिल्ली प्रेस है सरिता मुक्ता, तो इसमें भी समीक्षा लोक करके एक स्तंभ चलाता था, तो उसमें भी मैं समीक्षा करता था। और बाकी आलोचना में मैंने किताबें लिखी हैं। मेरी नाट्य आलोचना पर 3 दशक तो हाँ, ये पुस्तक लिखी है। और मुझे बहुत विनम्रता पूर्वक बता रहा हूँ कि ये बम्बई यूनिवर्सिटी में जो नाट्य पढ़ते हैं उनकी ये प्रिस्क्राइब्ड बुक है। प्रेस्क्राइब्ड बुक है। हाँ, दैट्स ये किताब ग्रेट, उस पे कांग्रेट्स। उनको लगी हुई है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है सिद्धांतिकी का, वो रंगमंच। रंगमंच संदर्भ, ये पुस्तक है। इसको भी ये विद्यार्थियों के हिसाब से ज्यादा है। और ये वो उपन्यास था जिसकी मैं बात कर रहा था, राजहंस, रेतीले टीले का हाँ, राज। रीति टिले का राजहंस। और एक पुस्तक जो है वो बड़ी एक विशेष है, समझिए मीडिया लेखन समझिए, या ये है छोटे पर्दे का लेखन, ओह, टीवी स्क्रिप्ट पर। वेरी नाइस। तो मैंने और प्रेम जन्मेजय ने मिलकर हमने 23-24 सीरियल्स लिखे थे। और उसके बाद प्रेम विदेश चले गए, तो बाद में मैंने 7-8 सीरियल और लिखे। जी तो उसी में कि किस किस उपन्यास, कहानी, कविता, उसको हम कैसे उसको स्क्रिप्ट में, स्क्रीन प्ले बदले, उसको लेकर के एक अच्छी किताब, बहुत अच्छी तो नहीं, तो मोटी किताब है, अच्छी तो वो बताएंगे। वो मैंने लिखी थी। बाकी बाल साहित्य को लेकर के ये मेरी नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी, वीरगढ़ के वीर। और ये काफी सराही गई, और इसका फिर दूसरी भाषा में भी अनुवाद हुआ। अरे वाह, बहुत तो बहुत। ये भी वहाँ बाहर जाती है। और एक वाणी वालों ने मेरी छापी थी, आधी चुट्टी की घुट्टी, ड्रग एब्यूज पर है ये। ओह, वो पर्यावरण पर थी वीरगढ़ के वीर, और ये ड्रग एब्यूज पर है। तो ये ये काफी वितरित भी होती हैं, लोग मंगवा लेते हैं। जी और फिर जो निबंध निबंध में लिखे, तो उसमें ये शब्दों के झरोखों से। तो ये किताब ओ, मेरे फोटो, इसमें फोटो बहुत सुंदर है। सर कभी कभी आ जाती है, कभी लुकिंग, कभी अच्छी फोटो आ जाती है। चांस की बात है। और संस्मरण की एक मेरी पुस्तक प्रसिद्ध हुई, जिसके 4 संस्करण निकल गए, वो ये है, निराला की गली। लला की गली में, वाह, हाँ, निराला की गली में। कवर भी बड़ा सुंदर है। तो ये था, ये भी पुस्तक सराही गई। इस पर मुझे ये था, मैं नाम भूल रहा हूँ, देख के बताता हूँ कि किस संस्था ने इसको इसको पुरस्कृत किया था। हाँ, ये वीरेंद्र प्रभाकर जी की संस्था
अभी मुझे नाम याद आ जाएगा, वहां से हुआ था। और बाकी फिर संपादित पुस्तकें भी कुछ रही, संपादित भी है, जैसे मान लीजिए काव्य प्रवाह हाँ है, या ये व्यवहारिक इंद्रियों निबंध। हाँ, ऐसी और भी हैं। और मैंने एक नया प्रयोग किया कि हम लोग जैसे भूमिकाएं लिखते हैं, तो मैं जब कोई भूमिका लिखने के लिए कहते हैं, तो जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो फिर हम कटु आलोचना से बचते हैं, क्योंकि वो पुस्तक जा रही है अभी, उसकी समीक्षा नहीं हुई है, तो हम भूमिका में खुद ही समीक्षा बहुत ईमानदारी से नहीं करते। मतलब बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें सही कह रहे हैं कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भूमिका तो किताब की पृष्ठभूमि बनाती है, तो उसको समीक्षा के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। हाँ, तो उसमें आशीर्वचन भी होता है, तो मैं उसको सॉफ्ट समीक्षा भी कह देता हूँ, उससे आशीर्वचन है। तो ऐसी मैंने जो भूमिकाएं लिखी, उनमें से मैंने 51 छांटी और वो उसकी एक अलग पुस्तक बनाई, तो वो उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, नव साहित्य की भूमिका, बहुत सुंदर। तो इसमें 51, ये नॉवेल आइडिया है सर? हाँ, तो ये इसको लोगों ने पसंद किया, क्योंकि ये ऐसा पहले नहीं हुआ, और मैं कभी फॉर्मेलिटी में कम लिखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि पूरा पढ़ करके उसका जो जिस्ट है उसको लिया जाए, जहाँ अच्छे जो अच्छा ही है उसमें उसको उभारा जाए। हल्का सा इशारा हम दे सकते हैं उन चीजों की ओर, पर जैसे मैंने पहले कहा, चूंकि वो एक आशीर्वचन है और उसका वहीं से शुभारंभ हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको डाउन ही कर दे। तो ये रहा। और भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बाकी तो फिर संपादित है, जैसे संपादित में देखिए, जैसे ये रंग रंग एकांकी, रंग एकांकी, हाँ, है ना, ये संपादन किया। जैसे ये धर्मवीर भारती के नाम खुला पत्र, ये संपादन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए था, और ये शिव शंभू के चिट्ठी को लेकर के है। और एक भारतीय मनीषा के प्रतीक, एक बड़ी पुस्तक है, वो भी मैंने संपादित की थी, देख रहा हूँ कहाँ है। अस्तु। तो यानी इस तरह से जो आपने पूछा, व्यंग, लघुकथा, कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, समीक्षा, संस्मरण, और स्क्रिप्ट राइटिंग, नाटक भी लिखे, तो ये वो सब है। ये मेरी विधाएं है। इनमें से मैं व्यंग जो है, व्यंगकार के रूप में लोग ज्यादा जानते हैं, और मुझे फिर दूसरे नंबर पर संस्मरण के लिए भी लोग बुलाते हैं। जी। तो आपकी सबसे रुचिकर जो विधा है वो व्यंग कही जा सकती है? हाँ जी, हाँ, व्यंग है मेरी सबसे रुचिकर विधा, क्योंकि वो थोड़ी कठिन विधा है। संस्मरण उतनी कठिन नहीं है, क्योंकि संस्मरण तो आपकी याददाश्त पर आधारित है, उसमें आपकी आत्मीय शैली काम करती है, आपकी स्मरण शक्ति काम करती है, उसमें कल्पना नहीं होती। पर व्यंग में तो आपको ताना बाना बुनना होता है उसको उद्देश्य तक लाने के लिए, और वो फिर इतनी आसान नहीं है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब व्यंग के बारे में थोड़ा सा आपसे और ज्ञान चाहूंगा, पाठकों के लिए या दर्शकों के लिए। कई बार ये चलता है, विवाद चलता है कि व्यंग एक स्पष्ट स्वतंत्र विधा है या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये प्रश्न अब तो 1976 में प्रेम जन्मेजय और मैंने अपने कॉलेज में वोकेशनल स्टडीज में, जहाँ हम दोनों पढ़ाते थे, रमेश उपाध्याय हमारे साथ थे, तो हम लोगों ने उस समय ये विषय रखा था, क्या व्यंग एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। तो इस पर उस समय के तमाम जो लोग उपलब्ध थे हमें, जिनमें जैनेन्द्र जी भी थे, रविन्द्रनाथ त्यागी भी थे, कन्हैयालाल नंदन थे, विजयेंद्र स्नातक जी थे, अजित कुमार जी थे, सुधीश पचौरी थे, भरत गुप्त थे, ऐसे नामी गिरामी आए थे सभी। तो बाद में उसमें यही तय हुआ था कि अब ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि व्यंग एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। किंतु ये प्रश्न क्योंकि अभी भी उठता है, जैसे आपने पूछा, तो उसका जब मैंने मथा, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या है कि जो शैली है वो भी व्यंग है, जो कि कहानी में भी है, नाटक में भी है, कविता सब में है।
जो रचनाओं में व्यंग होता है, जैसे रचनाओं में हास्य होता है पर वो हास्य रचना नहीं होती, रचनाओं में बहुत बहुत श्रृंगार भी होता है पर वो श्रृंगार की रचना मूलतः नहीं होती। तो अगर इसका नाम, इस विधा का नाम व्यंग ना होता, मान लीजिए उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ, मतलब व्यंग आलेख होता या व्यंग रचना होता, तो तब हो सकता था कि ये प्रश्न उतना उलझा हुआ नहीं होता। कि अब जब देखते हैं लोग की शैली है, कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें व्यंग है, कहानी पढ़ रहे हैं उसमें व्यंग है, तो फिर ये व्यंग विधा कैसी हो गई? ये तो जो परसाई जी लिख रहे हैं वो तो व्यंग निबंध है, जो त्यागी जी लिख रहे हैं वो व्यंग ललित निबंध है, जो व्यंग कथा लिख रहे हैं परसाई जी, हाँ निबंध लिख रहे हैं शरद जोशी, तो तब उसको ऐसे कहा गया। तो मैं समझता हूँ कि उस पर कभी बात होनी चाहिए कि ये लोग तय कर लें कि इस विधा का नाम क्या है, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं, बड़े उदाहरण देकर सब बताना होता है कि भाई देखिए ये ऐसे है, और फिर वो व्यंग को हास्य के साथ जोड़ते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग कहते हैं हास्य व्यंग, हाई फन लगा देते हैं, तो वो हाँ एक हाँ HIGHFUN हाई फन बन जाता है, क्योंकि ह्यूमर अलग है, सटायर अलग है। तो मैं संजीव जी, मेरा एक थीसिस है, जो मानना है मेरा, कि जैसी हमारे में सेंस ऑफ ह्यूमर की चेतना होती है, वैसे ही हमारे में एक चेतना सेंस ऑफ सटायर की होनी चाहिए, क्योंकि जी। हिंदी में हमने इन दोनों को एक मान लिया, तो वहां हम ह्यूमर से काम चलाते हैं, जबकि जो व्यंग की चेतना है वो उससे भिन्न है। तो तब शायद कुछ स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। तो यूं व्यंग एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा है ही। अब देखिए, हरिशंकर प्रसाई सबसे बड़े पुरोधा हैं, तो मैंने उनको पत्र लिखकर पूछा कि प्रसाई जी आप क्या मानते हैं? तो संजीव जी उन्होंने कहा कि मैं इसको एक स्पिरिट मानता हूँ, कि ये स्पिरिट है, मैं इसको विधा नहीं मानता। तो बाद में मैंने पूछा कि स्पिरिट से क्या अर्थ आपका, स्पिरिट क्या? तो इसका कोई सटल जवाब नहीं मिला कि क्या स्पिरिट से मतलब है। बाद में फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताइए कि लोग आपको कहानीकार नहीं कहते, लोग आपको निबंधकार नहीं कहते, आपको व्यंग्यकार कहते हैं, तो क्या ये व्यंग की स्वतंत्र सत्ता का प्रमाण नहीं है? तो उन्होंने सिर हिला दिया। तो अब जैसे चाहे वो ज्ञान चतुर्वेदी हो, गोपाल चतुर्वेदी हो, हरीश धवल हो, अतुल चतुर्वेदी हो, ललित ललित हो, ये सब व्यंग्यकार ही कहलाते। तो स्वयं सिद्ध है कि विधा है, इसलिए सब लोग ऐसे हैं, नहीं तो कहानीकार कहें, निबंधकार कहें। ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। धन्यवाद। लेकिन एक प्रश्न और हमने देखा है लोगों के उठते हुए या लेखों में उस पर बातचीत करते हुए, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि व्यंग की उत्पत्ति जो है ना वो सटायर से हुई, अंग्रेजी का। आपका क्या विचार है कि व्यंग की उत्पत्ति सटायर से लेंगे? देखिए, जो जिस जिस तरह से सटायर लिखा जाता है विदेश में, तो उससे मिलता जुलता, समझिए, हमने पर्यायवाची शब्द व्यंग ढूंढ लिया। और वैसे हमारे शास्त्रों में जो व्यंजना है, जो व्यंजना शक्ति है, उस शक्ति से हमारे यहाँ व्यंग्योक्ति भी है, हमारे यहाँ व्यंजक भी है। तो ये हमारे भारत में तो ये बहुत पहले से है कि उसमें, और कई जगह पर कई सूत्रों में इसका प्रयोग हुआ है। तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी के जो व्यंग कोश पे थोड़ा सा काम शुरू किया है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि सटायर की उत्पत्ति जो है ना वक्रोक्ति से हुई है। हाँ, देखिए, ऐसा ऐसा है संजीव जी, एक और निष्कर्ष मैं देना चाहूंगा कि मैंने देखा कि जब आधुनिक युग आरंभ हुआ हमारा, और उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा मर्ज हो रहा था ये उत्तर आधुनिक काल में, तो उस समय कुछ विधाएं जैसे स्पष्ट होने लगी, जैसे रेखा चित्र हुए, संस्मरण हुए, तो वहां भेद करना मुश्किल हो गया कि वो कहे संस्मरणात्मक रेखा चित्र, रेखा चित्रात्मक संस्मरण, तो वो विधा गड़बड़ सी होने लगी। तो हमारे यहाँ जो मध्यम मार्ग है वो बनाया जाता है कि उसके जैसा ये कहानी जैसी कविता, कविता जैसी कहानी, तो उससे ये सारी विधाएं तो कहने लगे ये सैटिरिकल ह्यूमर सैटिरिकल है ना, ये ह्यूमरस सटायर है। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक ऐसा हो जाए। तो हिंदी में, हिंदी साहित्य में विशेष रूप से, और काफी हद तक मराठी में भी, बांग्ला में भी ये हुआ कि उन्होंने, जब हम ह्यूमर की रचना लिखते हैं या सटायर की रचना लिखते हैं, तो हम
प्राय उसको व्यंग ही कहते हैं। ये जो आप जो सोच रहे हैं हम लोग भी सोच रहे हाँ, हैं। मेरा मेरा तो विचार ये है कि शायद व्यंग की तलाश क्षेमेंद्र के कार्य व्याकरण से। कृतित्व से किया जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, वहां से शुरू हो गया वक्रोक्ति, और वही जाती वक्रोक्ति सर, में- वही जाती है चीजें, और 50 साल बाद वापस आ जाती हैं यहाँ। जी तो जो मैं बात कर रहा था वो जब जी जी आधुनिक काल से वो चीजें वहां बाहर गई, बाहर से जब वापिस आई, तो फिर जो हाल योग का हुआ योगा बन गया है, तो वो जो भोग का हुआ भोगा बन गया है। तो वही तो वही ये व्यंग का भी है कि घूम फिर कर हमारा ही, चाहे वो जर्मनी के थ्रू आए, चाहे पेरिस के थ्रू आए, चाहे अमेरिका के थ्रू, या अमेरिका इंग्लैंड के, तो ये ऐसा हुआ, ये बड़ा अजीब सा प्रोसेस बन गया। तो हमारे तो थीसिस भी पहले हिंदी के विदेशियों ने विदेश में ही किए। अब जो है कि अब हमारा ध्यान शोध पर इन चीजों पर गया है। अभी भी उतना नहीं गया, नहीं पर गया, आप लेकिन हाँ। आप जैसे प्रकाशक और आप जैसे चिंतक, और आप तो खुद एक बड़े लेखक भी हैं, तो जब आप ऐसी इसका आरंभ करेंगे तो उसका फल निकलेगा, निकल रहा है। जैसे व्यंग के बारे में ही, व्यंग शास्त्र बनाने की बात चल रही है, मुझे याद है कि डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने इसकी पूर्व पीठिका लिखी थी कि अच्छा। मैं, हाँ ये वो था, तो कालांतर वो चले गए, वो पूर्व पीठिका है, मेरे पास है, वो छपी भी है व्यंग यात्रा में, तो लिखा था। और कुछ चीजें व्यंग के लिए जो जरूरी तत्व के रूप में बताई जाती है ना, कहते हैं आक्रोश है, मार्मिक प्रहार है, आलोचना है, तो ऐसे कुछ बना भी था। तो अब दिक्कत संजीव जी ये हुई कि जैसे कहानी, कविता, उपन्यास, इनके आलोचक थे, और उनका कद भी उतना ही बड़ा था जितने बड़े लेखक थे, या यूं कहीं कि लेखक भी उतने ही बड़े थे। जी हिंदी व्यंग में क्या हुआ कि जो हिंदी के व्यंगकार थे, तो जो उन्होंने जिन्होंने शुरू में व्यंग्यालोचन किया, तो उनके कद उन लेखकों से ज्यादा बड़े नहीं थे। वो ऐसा नहीं हुआ कि वो, जब आलोचक बड़ा होता है, जब रामचंद्र शुक्ल होते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी होते हैं, नामवर सिंह होते हैं, विजेंद्र स्नातक होते हैं, गुलाब राय, तब बात कुछ और बनती है। जी और जब मान लीजिए, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए व्यंग के लिए कहते बालेंदु शेखर तिवारी हैं, श्याम सुंदर घोष हैं, हम कुछ दो चार भगीरथ जी का नाम लेते हैं, लेकिन सुरेश आचार्य जी का नाम लेते हैं, किंतु ये सब, इनके कद वैसे ही हैं जैसे हम सब लोगों के हैं। तो उससे हुआ क्या कि फिर जो व्यंग लिख रहा है, उन्होंने ही वो व्यंग लोचन में आ गए, हमें खुद ही बताना पड़ा, है ना। प्रेम जन्मेजय लिखने लगे, मैं लिखने लगा, सुभाष चंद्र जी जो जो व्यंग लिखते थे, बालेंदु जी व्यंग लिखते थे, वो भी करने लगे। तो उससे ये हुआ कि वो व्यंग आलोचना धर्म हमारा नहीं था, मतलब लेखक का, तो वो जब उसका वो निर्वाह करेगा तो ठीक नहीं। अब थोड़ी स्थिति बदल गई। अब व्यंग यात्रा के माध्यम से ही, जैसे प्रेम जी ने कुछ गोष्ठियां कराई, तो निर्मला जैन हो, नित्यानंद तिवारी जी, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी, उन लोगों ने इसमें रुचि ली। तो वो उसके बाद लगता है कि वो शास्त्र भी शीघ्र सामने आ जाएगा, ठीक ठाक सा संपन्न। अलग अलग चीजें लोग लिखते हैं, जैसे व्यंग का इतिहास भी है, पर वो व्यंग का वो ठीक है, किंतु उसमें भी क्या है, उसको भी और रिफॉर्म करने की जरूरत है, वो भी अब थोड़ा पुराना हो गया है। जी पर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि अगर इंडिया नेट बुक्स इस पे कदम उठाता है, और संजीव जी जैसा सशक्त हस्ताक्षर लगनशील व्यक्ति कर्मठता के साथ सामने आते हैं, तो ये साहित्य के लिए एक बहुत बहुत अच्छे प्रमाण है। नहीं, सच बात है। तो एक चीज तो जाहिर हो गई कि आपकी रुचि सारे विधाओं में काम करने के बाद व्यंग में आकर रखी, और व्यंग से फिर व्यंग्यालोचन में ग्रेजुएशन। हाँ, नहीं, ऐसा ना, क्या होता है कि कभी कभी जैसे कुछ चीजें हम सोचते हैं तो वो अपने आप कविता में चला जाता है, कुछ सोचते हैं वो आलोचना में जाता है, कुछ सोच रहे हैं वो संस्मरण में चला जाता है, तो वो विधा अपने आप उसके हिसाब से चुन लेती है। पर अब चलती तो व्यंग सारी चूंकि विधा है, ज्यादा, हाँ, पर व्यंग व्यंग से प्रमुख प्रेम बिकता ज्यादा है। है। हाँ, व्यंग से प्रेम ज्यादा है। तो घोषित कीजिए आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है, किसी भी एक बुक का। वैसे तो लेखक को हर बुक प्यारी होती है, लेकिन आपकी हाँ, नजर में आपकी सबसे प्यारी पुस्तक कौन सी है? हाँ, मेरी प्यारी पुस्तक बागपत के खरबूजे है, जो मेरी पहला संकलन था। और मैंने तब तक बहुत ज्यादा लिखा नहीं था, लेकिन जो लिखा था वो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत,
और सारिका, कादम्बनी जैसी बड़ी पत्रिकाओं में और तमाम बड़े अखबारों में छपा था। संकलन वो पुस्तक के रूप में तभी आया था। तो बागपत के खरबूजे में जो चुनकर 22-23 रचनाएं हैं, तो वो संकलन को चूंकि 20वीं शताब्दी की जो 100 सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें उसमें चुना गया था, तो उसका एक कारण शायद ये था कि जिस तरफ हमारा व्यंग जा रहा था परसाई जी, शरद जोशी जी के बाद, तो उसमें क्या नवीनपन आ सकता है, ऐसा ही मैं नहीं कह रहा। ये श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी उसके निर्णायक थे। जब हमारा बागपत खरबूजे ये प्रतियोगिता थी कि हम अपना 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो अपनी स्क्रिप्ट्स भेजें, पांडुलिपियां भेजें, तो उसमें श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी भी थे। तो ये उनका कथन है कि उन्होंने वो जो नए व्यंग के और आगे के व्यंग के तेवर देखे भविष्य के, वो उसमें पाए थे। तो उस दृष्टि से उसको एक ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया। तो जी आज भी लोग इतने साल हो गए हैं, ये 1987 की बात है, इसी अक्टूबर के महीने की 31 को मिला, तो वो लेकिन आज भी लोग बागपत खरबूजे को मुझसे ज्यादा पहचानते हैं। ये है। बाकी मुझे अपने एक जो दूसरी किताब है मेरी, दीनानाथ के हाथ, वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो मैंने श्रीलाल शुक्ल जी के कहने से, कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुझे कथा शैली ठीक लगती है, तुम अपनी उसी कथा शैली के लिए जाने जाते हो, व्यंग कथाओं का एक संकलन निकालो। तो उन्हें ठेल ठेल कर मुझसे वो संकलन निकलवाया। वो मुझे अच्छा लगता है कि वो मैंने जहां जहां भी उसमें से वाचन किया है, तो प्राय लोगों ने उसको पसंद किया है, उनको ठीक लगा वो। जी। बागपत का प्रोग्राम तो एक दिन बनाना पड़ेगा सर। वो चतुर्भुज दास और कुम्मन दास जी उन्होंने उन्होंने बनाया था। और वो इलेक्शन के दिन थे जब चौधरी चरण सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, राजनारायण जी की। ये वहां का पॉलिटिकल व्यंग है जो दैनिक में छपा था। जी तो मैंने पांडुलिपि पर पुस्तक का नाम कुछ और दिया था। कोहली जी ने कहा था, नरेंद्र कोहली जी ने, श्रद्धे, कि जी जब भी तुम संकलन निकालना तो तुम्हारी रचना विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रहला उसके नाम से बनाना। लेकिन शरद जोशी जी ने कहा कि ये नाम उतना चलेगा नहीं पुस्तक के रूप में, इसको लेख रहने दो, और उसका एक जो रचना है बागपत खरबूजे, उसके नाम से चलाओ तो ये चलेगा। तो वो वैसे फिर हो गया। तो बाकी चलेंगे सर, बागपत खरबूजे खाकर आएंगे हाँ, मौसम जब आएगा। वो ऐसा ना वहाँ वहीं पर तोड़ करके और वहीं ताजे खरबूजे खा जाएंगे तो आनंद जी लगेगा। अच्छा, आपका रचना संसार तो बड़ा व्यापक है। हम आपसे एक लिस्ट ले लेंगे आपकी कृतियों की, या बल्कि हमारे पास हम कर लेंगे, इसलिए जी। मैं उनका उल्लेख यहाँ नहीं करवा रहा हूँ। हाँ। लेकिन अब आता है, रचनाओं की बात हो गई तो ये आता है कि रचना होती कैसे है। पहले पहले प्रश्न उठता है कि विषय वस्तु कैसे चुनते हैं आप, किस तरीके। अब देखिए, कोई चीज ना अचानक स्ट्राइक करती है, ज्यादातर अपने आसपास के विषय ही हमें प्रभावित करते हैं। और कभी हम रेडियो पे, टीवी पर या अखबार में कोई समाचार देखते हैं, तो उससे कुछ हमें लगता है, उसके 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 जो अंतर्विरोध होते हैं उनको हम पकड़ते हैं, या वो उस त्रासदी से, उसकी भयावहता से हम बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और कई बार हमें ऐसी स्थितियों से क्रोध भी आने लगता है, तब उसको सात्विकता में बदलते हैं। तो तब वो रचनात्मकता आती है कि हम इसको कैसे लिखें। अब चूंकि ऐसी स्थितियां हैं जिन पर हम गाली नहीं दे सकते, गाली देना ठीक नहीं है, हम दे भी नहीं पाते, और हमारे में उतनी शक्ति नहीं कि हम उन विरोधी शक्तियों से लड़ें जिनके खिलाफ हम लिखना चाह रहे हैं। और हम ऐसे क्या क्या लिखें, किस विधा को अपनाएं कि अपनी बात भी कह दें, सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए, तो वो बात वो पहुंच जाए जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए व्यंग विधा बहुत अच्छी है। तो अब व्यंग विधा में एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इसको आप किसी भी शैली में लिख सकते हैं। आप सिंहासन बत्तीसी में लिख दीजिए, आप विक्रमार्क बेताल में लिख दीजिए, आप इसको चाणक्य नीति के रूप में लिख दीजिए, आप इसको कहानी में लिख दीजिए, आप इसको नाटक के रूप में लिख दीजिए, एकांकी, किसी भी और शैली में आप इसको लिखना चाहें, तो उसको आप स्वतंत्र हैं। तब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसके हिसाब से लिखते हैं। तो ये विषय वस्तु अ, ऐसे ही मिलती है इन्हीं चीजों से, पर उस पर फिर चिंतन चलता है कि चिंतन जब चल रहा है तो हम एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं मेरा ज्यादातर कथा शिल्प उसमें काम करता है कि इसमें हम
किस प्रकार से चलेंगे। और जब हम लिखने लगते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि इसका समापन कैसे होगा। कई बार समापन सोच भी लेते हैं पर वो समापन नहीं होता, क्योंकि उस समय रचना हमारे वश में नहीं होती, हम रचना के वश में होते हैं। ठीक बात है। तो मैं विक्रमार्क बुढ़िया सैरोला लिख रहा हूँ, तो जो बशेश्वर नाथ उसका पात्र चाह रहा है मुझे वही लिखना पड़ता है। तो मैं न चाहते भी वैसा नहीं लिखता जैसा मैं सोच रहा था, तो वो बदल जाता है। तो ये रचना प्रक्रिया भी आसान नहीं होती, लेकिन इसमें एक बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से आप गुजरते हैं तो आप बहुत सावधानी से चलते हैं। ठीक बात। कांटों के बीच में से आप गुजर रहे हैं तो आप सावधानी से चलते हैं। अब फूलों के ऊपर से जाना तो कोई बात नहीं, आराम से मजे से चल सकते हैं। मंद मंद बयार बह रही हो, आप खूब लंबी सांस लेते हुए चल सकते हैं। पर मैं तो कहता हूँ ना, हम तो दुर्गंधपूर्ण जगह से गुजर रहे हैं, मवाद है, पीप है, खून है, और वहां से हम अपने विषय चुन रहे हैं, और उनको लेकर के हम ऐसे प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि वो उसकी सुगंधी को में परिवर्तित हो, कि परिवर्तित। जो चीज लक्ष्यार्थ बन करके जो निष्कर्ष निकल सकता है, जो व्यक्ति सोचे, तो उसके लिए पर्याप्त विमर्श भी चाहिए, चिंतन भी चाहिए। और फिर आप उसको किस शैली में लिख रहे हैं, उस शैली के लिए कौन सा शैली उपयुक्त है, उसके लिए भाषा आपके पास कैसी है, वो सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो उस तरह से बिल्कुल एक सोच समझ के वाली विधा है ये। यूं तो सारी ही सोच समझ की है, पर मैंने देखा है, चूंकि बाकी विधाओं में भी लिखता हूँ, तो मैंने देखा कि व्यंग को जब हम परोसते हैं उस समय थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है, थोड़ा सा उलझाव होता है, तो उसको सुलझाने में हमें समय लगता है। जी। जहां ये तक, सॉरी प्लीज जी जी, कंटिन्यू। नहीं नहीं, मैंने कह दिया सर। जहां तक विषय वस्तु का सवाल है, पीछे एक जगह पर हमने उल्लेख किया था कि व्यंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा टाइप्ड नहीं होता जा रहा। देखिए, ऐसा ना कि जिन स्थितियों पर लगातार लिखा जा रहा हो, और अगर वो स्थितियां लगातार हैं, मान लीजिए राजनैतिक अराजकता है, मान लीजिए जो शासन की दुर्व्यवस्था है, या शिक्षा की नीतियों में सुधार नहीं, अगर कई चीजें प्रोलॉन्ग हो रही हैं, तो निश्चित रूप से फिर उन्हीं पर बार बार आदमी लिखेगा ही। एक बात। और दूसरी बात है कि एक बात आपने बिल्कुल ठीक ध्यान आकर्षित किया है कि जब नए विषय आते हैं नई स्थितियों के अनुसार, उसको हम लोगों को चुनना चाहिए। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आई, जीनोम सिद्धांत आया, या आइंस्टाइन ने ये वेव वेव ढूंढ ली, इलेक्ट्रिक वेव ढूंढ ली। तो ये सारी चीजें जो आई हमारे सामने, और इसको लेकर के नए विचार, जब बाजार आया था, तो बाजार आया तो फिर उस समय बाजार पर भी लिखा गया, मंडी का वर्चस्व हुआ। तो जैसी स्थितियां बदलती हैं, तो उन पर व्यंग्यकार लिखता है, उसे लिखना चाहिए। हाँ, जहां से वो लोग बचना चाह रहे होते हैं जो सोचते हैं कि जल्दी से लिखना है, उन्हें मान लीजिए बाध्यता है कि आज ही लिखना है, मुझे हफ्ते में एक देना है, 15 दिन में एक देना है, और यही ठीक है। या इसमें जल्दबाजी नहीं, कि हम लोग जल्दबाज जब हो जाते हैं तब कई बार रचना जो है वो उतनी अच्छी नहीं बन सकती जितना कि उसके बनना चाहिए था। जी। क्योंकि चिंतन के अभाव में आप तुरंत लिख करके जब देंगे तो आपने तो पुनर्विचार किया ही नहीं उस पर, यानी जो भी ऐसे लोग लिख रहे हैं। तो इस कारण से ये होता है कि फिर जो घिसे पिटे विषय उन्हीं पर लिख लो। अब वो लालू जी को ले लेंगे, अब वो मायावती पर ही लिखना शुरू कर देंगे, तो वो सब नारी पर कितने दिनों तक लिखा जाता रहा। महिलाओं की स्थिति बदल गई, शहरों में तो बहुत बदल गई, उस पर लिखा। नई स्थितियों पर भी लोगों ने लिखा, पर वो जो पुरानी स्थिति पर कायम रहते हैं, तो प्रयोग की जो भावना है वो कम है। तो इनोवेशन की प्रयोगशील, कमी है सर। हाँ, तो प्रयोगशील होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। तो उसके लिए वो रास्ते में खोजते रहना चाहिए, तब ये बात ऐसे नहीं कही जाएगी कि हम उसको दोहरा रहे हैं। अब ऐसा होता है कि कई जगह कुछ ऐसे पत्र हैं जहाँ की जो रीडरशिप है वो वैसी रीडरशिप है जो खास तरह की चीज चाहती ठीक है, बात तो है। उनको वही परोसा जाएगा। तो जी जी। अब वो व्यक्ति कहता है मुझे तो डोसा ही खाना है, तो आप उसको भटूरे छोले देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, है? हाँ, या आप उसको कहते हैं ना, पूरी जैसा रोगी भावे वैसा वेद बतावे। हाँ, तो ये भी है। तो अब उसको किस ढंग से लिखना है, वो फिर ये तो है, वो फिर आपकी रचना प्रक्रिया बन मुझे जाती है। मुझे इस संदर्भ में नीरज की एक छोटी सी शेर याद आ गए। जी, इरशाद। उन्होंने एक अच्छी सी गजल लिखी, उसके दो लाइनें खाली सुनाता हूँ। मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है। हम्म। मुझको उस वैद्य की विद्या पे तरस आता है,
कि भूखे आदमी को सेहत की दवा देते हैं। हाँ, बहुत बहुत तीखा व्यंग है सर, मार्मिक है, मर्म स्पर्शी होना बहुत आवश्यक है। वो ये तक जहां जहां बीमारी शरीर में दिखे वहां वहां विसंगति तो पैदा होगी होगी, जी हाँ, बिल्कुल। और उन विसंगतियों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगता है कि शायद कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन होगा। जैसे मैंने पीछे एक जगह पर बोला भी था कि देश में संविधान में तीन कंपोनेंट हैं, तत्व हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम विधायिका और कार्यपालिका के तो पीछे पड़े हैं, लेकिन असली चीज तो न्यायपालिका है, जहां अफजल गुरु के लिए तो 2 बजे रात में खुल जाता है और बाकी मैटर्स के लिए डेट पड़ते हैं। तो जी बिल्कुल, वहां भी तो बिल्कुल। थोड़ा सा देखना बनता है। हाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो इससे एक मुद्दा निकलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि हमारी जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, इन तीनों की शक्तियां अलग अलग हों। और फिर यदि घूम फिर करके एक एक न्यायपालिका पर आती तो न्यायपालिका निष्पक्ष हो। लेकिन वो तो उसने तो वैसे उस पे ऐसे होना चाहिए कि आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो तोल रहे हैं, लेकिन वो पट्टी खोल के देख लेते हैं किसके लिए आंख बंद करनी है, किसके लिए खोलनी है। मुझे तो लगता है कि इस पट्टी को केवल व्यंग्यकार ही हटा सकता है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, लिखा भी है, न्यायपालिका पर भी लिखा है, पर जैसा आप चाह रहे हैं वैसा और भी लिखा जाएगा। ये जरूरी विषय है कि इसमें शक्तियों का जो ध्रुवीकरण है वो बहुत मुख्य है। और जब देखिए, जब न्यायपालिका ठीक न्याय नहीं करती तो अन्याय हो जाता है। अन्याय हो तो जाता है, तो ठीक है, वो जो चीज है, और वो बहुत, और अगर देर से न्याय मिले तब भी बहुत दिक्कत है, तो भी बेकार हो तब जाता है। वो भी बेकार हो जाता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। डिनाइड, हाँ, तो वो तो ये जो डिनायल है ये बहुत ज्यादा चलता जाता है, तो उसको कोई कोई भी फिनाइल भी उसको उसकी गंध को मिटा नहीं पाती। मिटा नहीं पाता। तो that's आपकी कहानियों में सर, जहां तक परिवेश या पृष्ठभूमि या प्रभावित होने वाले तत्वों का सवाल है वो तो आपने बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि पात्र कहाँ से उठाए जाते हैं और उन पात्रों को कितना वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या कुछ उसमें काल्पनिकता का समावेश करके करते हैं, कैसे करते हैं? मैं आपको उदाहरण उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, बहुत ही विनम्रता पूर्वक। जैसे हम शादरा में रहते थे, पड़ोस वाले घर में एक बुजुर्ग माँ थी, है ना, तो वो बहू जो थी उस घर की, उसकी वो सास थी। तो वो सारा दिन सास को भद्दे भद्दे शब्द देती थी, कई ऐसे शब्द भी थे जो गाली की सीमा में आते हैं, पर हम पड़ोस में थे तो हमें सुनाई दे जाते थे, हमें बड़ा कष्ट तो होता था, पर हम चूंकि वो घरेलू मामला इसलिए ज्यादा कह नहीं पाते थे। तो वो बहुत हम देखते थे कि वो बीमार पड़ी हुई है, सर्दियों के दिन है, और उसके ऊपर उन्हें एक चादर दे दी, रजाई भी नहीं है, और वो चले गए। तो मैंने छत के रास्ते जाकर के उनके ऊपर रजाई डाली थी, मुझे याद है, और तब वो बुढ़िया जो ठीक से सो पाई थी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, जैसे मृत्यु हुई, तो एक भयंकर रुदन किया उन लोगों ने। उसके बाद बहुत कुछ उन्होंने सजाया संवारा, गुब्बारे लटकाए, खूब बड़ा रो रो करके, छाती पीट पीट करके, जैसे क्या हो गया। तो उस बात से तो मेरे सामने मुझे पात्र भी मिल गए, सब मिल गए। तब मैंने लिखा था विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला। तो मैंने उसको शैली बेताल पचीसी की दी, कि वो प्रश्न करता है हाँ, कि वो समझ गया। कि वो क्यों क्यों रोई, वो जब बड़ा बेटा था तो क्यों रोया, ना, खर्चे का हिसाब लगा कर रोया, उसे गश आ गया ऐसी चीजें तो उस पर वो पूरा बहुत सुंदर। उसे आता। तो अब आपको वो मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको एक मेरी दूसरी एक रचना है जिस पर टेलीविजन वालों ने भी बनाया था, और कई जगह से, लखनऊ से भी हुआ, और कलकत्ता से भी, दिल्ली से भी प्रसारित हुआ था। वो था ये इसका किस्सा डुप्लेस करके, उसमें, तो उसमें क्या था कि, नहीं, किस्सा डुप्लेस नहीं, क्षमा कीजिएगा, मुझे अभी याद आ जाता है। क्या हुआ था कि जी। मैं बिजली का बिल देने के लिए ना गया था। तो जब बिजली का बिल देने गया तो मैंने देखा वहाँ हमारे ही साक्षरा अपार्टमेंट के एक सरदार इंदर सिंह जी खड़े थे। तो इंदर सिंह जी मुझे ना बड़े मायूस से लगे मुझे। मैंने क्या हुआ, कहते बाहर आओ हरीश जी। तो वो बाहर ले गए, और बाहर आए, कहते देखो हरीश जी, कितनी बुरी बात है, आप देख रहे हो सरकारी बिल्डिंग है, और इसमें कितना जाला वाला लगा हुआ है, और मैंने उस आदमी को कहा कि हटा दो, तो कहता है
कि आप तो मुझे पागल लगते हो। कहते उसने इतनी गंदी सी बात कही, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो गया हमारे देश को। मैं बड़ा मायूस। मैंने कहा अच्छा बिजली का बिल तो दे दो। कहते मेरा मन नहीं है, तुम्हें मेरा बिल दे आना। वो चले गए। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। जब वो चले गए तो मैं लाइन में खड़ा खड़ा यही सोचता रहा कि जाले को लेकर के। तो मैंने वो पूरी एक कथा बुन ली कि कैसे जो हमारी नौकरशाही है, कि वो आदमी चौकीदार से कह रहा है कि जाला हटा दो, तो वो कहता है कि अपना काम करो, जाला हटाना आपका काम नहीं है, और जाला सरकारी इमारतों की निशानी है। बेपड़े को पता कैसे चलेगा कि जाला लगा हुआ है, अपना काम करो। तो फिर वो कैसे वे व्यक्ति, तो वो जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से खुद ही चल पड़ता है, और उसका बाद में क्या हश्र होता है। तो पूरी एक कहानी मैंने उस पर बंदी। बनी थी। तो वो जो तो ये जाले जाले को लेकर के दफा आसमान से गिरता जाला दफा समथिंग, वो उसका शीर्षक था। तो वो मुझे वहां से आया। तो ऐसे क्या होता है कि चीजें नजर आती हैं, तो आपकी विचार मंथन शुरू हो जाता है, फिर आप उसको बुनने लग जाते हैं, तो ऐसे मिल जाते हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही होता है कि आपने क्या देखा। अब मान लीजिए निर्भय की कहानी हमने पढ़ी। कहानी क्या, मतलब घटना जो इतनी दुर्दांत अत्याचार उस पर हुआ। तो अब असली व्यंग वहां है कि वो लोग ऐसे क्यों बने, कि जो उन्होंने ऐसा लोमहर्षक कार्य किया। तो फिर आप उस पर सोचेंगे तो आपके सामने वो पात्र है, आपको उसको अपने चरित्र में बदलना है कि आपका कैरेक्टर बन जाए। तो उस पात्रों को हम फिर चरित्र सृष्टि करते हैं नए ढंग से, तो उसको बनाते हैं। ये एक इस ढंग से फिर हो जाता है, होता है। अब जैसे मेरे दादाजी जो थे, मैं देखता था कि जब उनको अपने चिकित्सालय में नहीं जाना हो, और वो कह देते थे कि मरीज को कह दो कि मैं पूजा कर रहा हूँ। अब पूजा कर रहा हूँ ऐसा बहाना है कि फिर व्यक्ति को कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं तो कहता। कभी कभी कि वो 15-15 मिनट तक नहीं आते थे, तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं। तो मैंने उनको अपना चरित्र बनाया कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति। तो क्या है ना, देखिए कि रचना प्रक्रिया में जो व्यंग्यकार को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, वो दो ही चीजें करते हैं जो जो मैं मेरी समझ है, पाखंड और भ्रष्टाचार। तो पाखंड मिटाने के लिए, हिपोक्रेसी जो है ना, उसके लिए करना कि हम जो हैं वो नहीं है, जो होना चाहते हैं वो दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुंदर नहीं है पर कई तरह से अपने आप को सजा रहे हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर। आत्मा सुंदर है नहीं तो सुंदर कैसे होंगे, कपड़ों से सुंदर नहीं होता आदमी, है ना। तो वो नहीं करते हम। तो जो हम बनावटी, तो वो चीज जो है वो पाखंड और ये भ्रष्टाचार। तो ये ऐसे आप जब जिसमें देखते हैं, आप कुछ सोचते हैं, तो फिर आपको वो आप कैरेक्टर्स बना लेते हैं। तो ऐसे मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। नहीं, बहुत सुंदर है कि वास्तविक जीवन से पात्रों को खाने से और उनमें थोड़ा सा रंग भर देने से जीवंतता ज्यादा दिखाई पड़ती है। जी हाँ, बस काल्पनिक वो पात्रों में उतनी जीवंतता नहीं आते हैं। हाँ, वो शिल्प है फिर आपका, कि आप उस शिल्प को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। भाषा उसके लिए कैसी उपयुक्त होगी, उनके संवाद किस प्रकार से होंगे, वो जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करे, तो फिर वो हो जाता है। तो इन दो तत्वों के बारे में तो आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छा बताया, विषय वस्तु और पात्रों के चयन से संबंधित। और कौन कौन से ऐसे मूल तत्व हैं जिनको आप अपनी रचना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बताना चाहें? ये देखिए, मैंने जैसे पहले बताया ना कि आक्रोश होता है, क्रोध आता है ना, और झगड़ा करने, उन्माद भी होता है, और सबसे अधिक दर्द बहुत होता है, अवसाद बहुत होता है। तो वो अवसाद, दर्द, पीड़ा, घनीभूत पीड़ा, उन सब चीजों को अब जब 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 आप सुनते हैं, पढ़ते हैं हम कि एक 9 साल की बालिका को 29 लोग शिकार बना रहे हैं बलात्कार का, तो आप सोचिए कि आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, वो चलता रहेगा दिमाग में। और जब चलता रहेगा, मान लीजिए उसमें से कोई चीज ऐसी आपको नजर आ जाए कि आपकी रचना प्रक्रिया काम करने लगे, तो आप उसको बनाते। तो कभी ये चीजें, आक्रोश, क्रोध, सारी चीजें, बल्कि हास्य भी, हंसी भी, उल्लास भी, वहां से भी ये तत्व निकल आते हैं, तो उनसे हमारी रचना बनती है। बहुत सुंदर व्याख्या किया आपने। जी जी। और आलोचना का तत्व तो देखिए व्यंग में रहता ही है, कि व्यंग एक बहुत अच्छा आलोचक हो सकता है, होता भी है। अगर होता। हम ठीक ठीक लिखें, जो हमारी रचनाएं जिन्हें लोग पसंद करते हैं अच्छी हैं, तो वो
उनमें वो वाला तत्व होता है कि वो मारक प्रहारक है, जो कहते हैं निर्मम प्रहार होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ निर्मम ना हो, प्रहार जरूर हो। प्रहार जरूर हाँ होना चाहिए। हाँ, उसके मर्म को छुए जरूर, कि वो करुणा से विगलित हो। अगर ऐसा हम लिख सकें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर, अखबारों में, यूट्यूब पर जगह जगह लेखकों के द्वारा काफी कुछ लिखा जा रहा है और विविधता भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पाठक उतना प्रभावित नहीं हो पा रहा। आपकी दृष्टिकोण में या आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो मुख्य कारण मुझे नजर आ रहा है, एक तो है कि गुणवत्ता पर ध्यान कम है और संख्या पर ध्यान अधिक है। कि उसने ये लिखा, मैं 2 लिखूंगा, उसके 3 छपे, मेरे 6 छपने चाहिए। तो जब व्यक्ति भागदौड़ करेगा तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है, उस पर टिक करके सोचिए कि भी ये क्या चीज है, कैसे लिखना है। तो वो जो, उससे फिर वो गुणवत्ता नहीं बनती है। और फिर अनुभव के बिना लिखन अनुभव नहीं है। सोच करके कल्पना से जब लेखक लिखेगा और उसमें अनुभवहीनता है, या फैशन के तहत लिखेगा कि सब व्यंग लिख रहे हैं, मैं भी व्यंग लिखूं। हाँ, अरे मैं जैसे आजकल फैशन हो जाता है, कभी दोहे का फैशन है, कभी लघु कथा का फैशन है, कभी माहिया का फैशन हो गया, कभी हाइकू का फैशन हो गया। तो व्यंग इनमें आजकल सर्वोपरि है। तो उस चलन के रूप में भी कि लोग जब लिखते हैं तो उसमें वो जो चिंतन का अभाव है, मुझे लगता है उससे गहराई नहीं आती। तो जल्दी लोकप्रिय होना या सस्ती लोकप्रियता जिसे कहते हैं, और ऑब्जर्वेशन सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि पर्यवेक्षण बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। कि ठीक। सूक्ष्म सूक्ष्म हो, कि प्याज को छीलते जाएं, आखिरी बिंदु तक पहुंचे, जहां तक कि वो अच्छा। कोमल भाव नहीं आ रहा है ना, जी। वो चीज नहीं आ रही। तो उसके लिए आपको उस कड़वाहट से गुजरना पड़ता है। तो उसके उससे गुजरे बिना अगर हम वैसे ही काट देंगे तो वो फिर उसकी गंध शेष रहेगी और वो बात नहीं बन पाएगी उतनी। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसे ज्यादा लिख रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं और फैशन के तहत लिख रहे हैं, तो इस कारण से वो प्रभाव नहीं पड़ रहा जिस प्रभाव को आप चाहते हैं कि वो साहित्य का होना चाहिए। और डिजिटल युग में क्या भविष्य लगता है आपको ऐसी परिस्थितियों के साथ? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये तो समय की मांग है ना सर। कि पहले पहले भोजपत्रों पर लिखा जाता था, जी। है ना। फिर और तरह के पत्र आ गए। फिर उसके बाद जब कागज का आविष्कार हुआ, फिर कागज के रूप बदल गए, फिर लिथो प्रेस, फिर ऑफसेट प्रेस हो गई, फिर कुछ और हो गई, अब डिजिटल प्रेस हो गई। अब आप एक किताब 3 दिन में भी छाप सकते हैं, पहले कई महीने लगते थे। मैं इंडिया टुडे में जाता था, ब्रोमाइड बनता था पहले, उस पर ये करो वो करो, फिर हस्ताक्षर करो, फिर उसको देखो। टीडियस प्रोसेस था। हाँ, टीडीएस था। फोटो फोटो छाप रहे हैं तो उसके नेगेटिव लो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, फिर उसको सुखाओ, उसको गीला करो। प्रक्रिया, अब तो आपने खट से फोटो खींची, फौरन भेज दी। पहले जब जब रेडियो फोटो आया था तो बड़ा आश्चर्य, अरे ये रेडियो फोटो है, लिखा होता था रेडियो फोटो, क्योंकि बहुत स्पष्ट नहीं होती थी। तो ये ऐसी, अब ये डिजिटलाइजेशन है, तो ये तो एक प्रक्रिया है संजीव जी। इसमें तो ऐसे कुछ नहीं, साहित्य का जो भविष्य है वो सुरक्षित ही है। जी। जैसे अब तक सुरक्षित रहा इतने साल से, साहित्य कभी मरा नहीं। क्यों? हाँ, साहित्य तब मरेगा जब आदमियत मर जाएगी, जब आदमी मरेगा। और आप विश्वास मानिए, कितना ही कुछ आए, लेकिन मनुष्यता नहीं मरेगी। उसी कारण जो है हम जिंदा हैं। कि ठीक हम बात सब है। में हम सब में शैतान भी है, भगवान भी है, सब कुछ है। पर वो जो एक पक्ष है ना, तो इसलिए साहित्य मरेगा नहीं, उसका रूप जरूर बदला जाएगा और उसके प्रकाशन के ढंग जरूर बदल सकते हैं, है ना। अब पोर्टल्स आ गए हैं, चलते चलते सुन लीजिए, देख लीजिए, कई चीजें आ गई हैं। तो आगे भविष्य में और पता नहीं क्या क्या होने वाला है ना। एप्स। हाँ, अब एप्स बन गए, तो वो फिर ऐप भी बन जाएंगे, वो ऐप से ऐप बन जाता है, तो ऐप लग जाता है। तो ये मालूम नहीं, तो ये नहीं तो होता ही है। देखिए, अब इसी डिजिटल के कारण हम लोग दूर बैठे हुए भी कितने पास हैं, है ना। ये अपने ठीक बात, बात। और हमें पास नहीं है, जो जो इसको सुन रहे हैं, भले वो इंग्लैंड में सुन रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में, वो भी साथ ही है। जी। तो वो लाभ हानि दोनों चलते हैं। पर मैं समझता हूँ साहित्य का रूप बदल सकता है, विषय बदल सकते हैं, लेकिन साहित्य सुरक्षित ही रहेगा, आज तक सुरक्षित रहा है। हाँ, नहीं, पीछे मैं
संवाद कर रहा था मैत्रेय जी से, उन्होंने आपके तरह ऐसे ही शब्द कहे कि साहित्य तो अजर अमर है। हाँ, तो आपने भी वही चीज कही कि साहित्य अमर है, साहित्य अब नहीं। देखिए ना, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं वो आज तक जीवित है। आज भी वो श्लोक हैं, आज भी ओम भूर्भुवः स्वः सब लोग गा रहे हैं। अब आज भी वसुधैव कुटुंबकम है। सरकार के जितने बड़े संस्थान है, सबके ऊपर एक ऐसा ब्रह्म वाक्य है ऋषि कुल का। तो वो साहित्य, मैंने कहा ना, रूप बदल सकता है, ये तो है, पर मरेगा नहीं। आगे देखिए। हम्म। हाँ प्रवासी हाँ। की साहित्य जो है उसके बारे में आप क्या देखते हैं भविष्य? देखिए, प्रवासी साहित्य में चूंकि मेरा अनुभव काफी रहा है कि जब प्रवासी साहित्य इतना लोकप्रिय नहीं रहा कि उसको परीक्षाओं में लाया जाए, उसका कोर्स बनाया जाए, या प्रकाशक ऐसे हैं कि उसको विविधता पूर्वक वो उसको छापे और वो बिक भी सके, उसकी ऐसी मांग नहीं थी। तो मैं उस युग में देखता था। तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने एक पहला कदम उठाया था। प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा थे, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रवासी पर कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो और हम बहुत से देशों में जा चुके थे और वहां जाकर हमने देखा था कि कई जगह हिंदी साहित्य अच्छा लिखा जा रहा है। विशेष रूप से मॉरिशस और इंग्लैंड का अनुभव ऐसा था। तब अभी अमेरिका नहीं गए थे, पर तभी हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा है। और फिर जैसे मैं शिक्षक था, तो विवेकानंद शर्मा जैसे फिजी के जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वे बाद में उनका नाम हुआ, वो मेरे साथ ही पढ़ते थे। या थाईलैंड के जो वो थे कुमार संभव, वो उसी हमारे कॉलेज में पढ़ते थे। तो उनसे हम लोग चर्चाएं सुनते थे, तो एक रुचि उसमें पैदा हुई। तो हमने एक हाँ, तो एक बहुत ही सूक्ष्म और व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, अनुमति है? हाँ, एक बहुत ही सूक्ष्म और व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, अनुमति है तो? हाँ, अरे सर, मैं तो आपका ही लेखन हूँ। लेखन कार्य के अलावा आपकी अन्य अभिरुचियां क्या हैं? देखिए, मेरी अन्य रुचियां हैं, जैसे मैं चित्रकला में भी रुचि लेता हूँ और यायावरी करता हूँ। घूमने का शौक है, देशाटन विदेशाटन। और फिर पुस्तकालय निर्माण की अभी तक 3 पुस्तकालय बनाए हैं। एक तो काफी बड़ा है, रिसर्च सेंटर बनाया है मैंने और मेरी पत्नी ने अरे वाह। बनाया है। फिर हम दिल्ली में ही बनाया है। और फिर हमने एक महेंद्रगढ़ में बनाया है अभी, और एक वृंदावन में बनाया है। और दिल्ली में एक स्कूल में भी हमने 2000 किताबों से एक पुस्तकालय बनाया है। बहुत तो बढ़िया। वो एक रुचि है। और धन्यवाद। और फिर समाज सेवा, रोटेरियन हूँ, तो रोटरी क्लब में भी जब मैं अध्यक्ष बना, तो वो पूछते ना कि आपने, आपका क्या लक्ष्य है, आपने क्या बनाना है। तो मैंने कहा था पुस्तकालय बनाना है। कहाँ बनाना है? तो मैंने कहा था कि तिहाड़ जेल में बनाना है, कि कैदी पढ़े उसको। और इसी तरह का साहित्य हम रखेंगे कि जो उनको सद्मार्ग भी दिखाए और वो रोचक भी हो, सब तरह का हो। हाँ, उनको पथभ्रष्ट और अधिक ना करे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे मैं भी चोर हूँ, लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया इसलिए बचा हुआ हूँ। तो जो पकड़े गए वो वहां है। तो वो फिर क्या होता है कि जब आप रोटरी क्लब में होते हैं, तो आपको मैचिंग ग्रांट के लिए एक विदेश से आना आना होता है। तो तब हमने वहां पर तिहाड़ जेल का ये लिया। तो वहां भी ऐसे, तो जब मैं पढ़ता था तभी से मिस बोसर्ट थी एक हमारे यहाँ, जो सोशियोलॉजी की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। और उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, तो हम प्रौढ़ शिक्षा, कि हम जिस जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हीं कॉलेज में जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके बूढ़े माता पिता को पढ़ाओ। कि जिन तो हम जाते थे, हस्ताक्षर करना सिखाते थे, उनको नाम लिखना सिखाते थे, क ख ग पढ़ा रहे हैं, उच्चारण सिखाते थे। तो ये चलता रहा। तो ये अभी भी चल रहा है। जो जो कहते हैं ना कि ईच वन टीच वन, तो ये रुका नहीं है। कि अब मान लीजिए हम पढ़ा नहीं पाते, तो हम ये कहते हैं कि हम किसी पीएचडी करने वाले को स्कॉलरशिप देंगे। तो मैंने और मेरी पत्नी ने ऐसे 21 लोगों को ऐसी स्कॉलरशिप्स दी हैं, उनको बिना बताया कि कौन दे रहा है, क्योंकि कई बार उससे आदमी दूर हो जाते हैं। हम जिस पर कुछ, जिसको लोग उपकार कहते हैं, करते तो आदमी दूर हो जाता है। हमने कई उदाहरणों में देखा।
तो इसलिए हम किसी और नाम से देते हैं, और मैंने उसको सीमित किया है हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी पढ़ने के लिए ज्यादातर आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग है वो लोग आते हैं। आज भी हिंदी ऑनर्स, एमए हिंदी, प्राय स्थितियां बदल रही हैं, तो वो कई बार एमए नहीं कर पाते कि धन का अभाव है, वो मास्टर ऑफ लिटरेचर एमफिल नहीं कर पाते कि वो डिजर्टेशन छपवाना है, 5-7 हजार का खर्च है, फिर लाइब्रेरी में जाना है, किताबें खरीदनी है, 20-25 हजार चाहिए, वो नहीं कर पाते, पीएचडी नहीं कर पाते। तो हमने किया, तो हमने जिन 21 लोगों को दिया उनमें से 8 लोग लेक्चरर बने। अरे ये, वाह। हाँ, ये आप सोचिए कितने संतोष का विषय है। जी। तो बजाय, और कोई ऐब नहीं है, आप सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, पार्टी में मत जाओ, खुश रहो, लेकिन ऐसे आपके पास समय है ना, आप उस औदार्य भाव से काम कर सकते हैं। तो वो ऐसा वो ये भी एक जो रुचियां हैं, ये रुचियां नहीं नहीं, बनी बहुत हुई हैं। बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही समाज के प्रति उन्मुख होने का दिखाते हैं। नहीं नहीं, और फिर देखिए, क्या है कि संजीव रीडिंग। भाई, जब 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 मेरी शादी हुई थी, अब सोचिए मैं ब्राह्मण परिवार का युवक, और आज नहीं, 1973 में हुई थी, 48 बरस हो रहे हैं, अभी 5 तारीख को 48 बरस पूरे हुए हैं। अरे वाह, तो उस बधाई जमाने में सोचिए कि मेरे दादाजी भी हैं, दादी जी भी हैं, नाना जी भी हैं, नानी जी भी हैं, हो। बुआ भी है, भरा पूरा परिवार है। और बहुत उसमें, सुंदर। उस जमाने में मैं ये कह रहा हूँ कि ना मैं सेहरा बांधूंगा, ना मैं घोड़ी पर चढ़ूंगा, ना बारात जाएगी, ना बैंड बजेगा, क्योंकि ओहो। इन सब का कोई अर्थ नहीं है। हाँ। फेरे होंगे, शास्त्र से होंगे, और 5 स्टार होटल में शादी हुई थी, है ना? लेकिन मेरे घर में कार नहीं थी, तो किसी से मांगी नहीं, काली पीली टैक्सी लेकर गए। किसी को पता नहीं बहुत। था दूल्हा कौन है, क्योंकि जो सबसे सुंदर लगता है लोग उसी को सोच रहे थे, तो मेरे मेरे से सुंदर बहुत से लोग थे वहां पर। बाद में पता चला जब मैं मंडप में बैठा। तो ये क्या ना, आप कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि अगर उस जमाने में भी आपने कर लिया, है ना, हाँ, मतलब यू कैन, आप कर आपको सकते हो आप। काफी लिबर्टी है। हाँ, तो आपको, आपकी वो विल पावर हो कि जो चीजें करेक्ट। अनावश्यक है, जो छोड़ी जा सकती है छोड़ दीजिए, जो जी। अपना सकते हैं अपनाए रखिए। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही निर्मोही निर्मम हो जाए, वो भी नहीं, हाँ। आप सब में रहिए, पर नहीं जरूरत। ये और बात है कि जब हमने अपने बच्चियों को कहा, अपने दामाद को मैंने कहा कि भैया तुम भी ऐसे करो, तो वो नहीं माने, नहीं सर एक ही बार शादी होती है। मैंने याद दिलाया कि भैया हमारी भी एक बार हुई है। पर खैर, उपदेशक नहीं होना होता हमें, उपदेशक जैसे ही होते तो हम कट जाते हैं। ठीक बात। कह सकते हैं उसको, कहते हैं ना, हमारी दादी कहती थी, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। सुहाए। जिसको सीख सुहा नहीं रही, तो उसको क्या करना है अपना, तो वो नहीं कोई देते। कोई भी दान सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। हाँ, वही जो विद्यादान उसकी हो योग्य है, या बिल्कुल बिल्कुल। धन का दान हो। तो वो वही चीजें जो होती है ना, वो एक संस्कार बन जाता है, वो आपकी रुचियों में परिवर्तित हो जाता है, तो रुचियां डेवलप हो जाती है, फिर आप उसी तरह के ढंग से सोचते हैं, वैसे ही सोचते हैं। अच्छा, अब ये पुस्तक वहां देंगे, अच्छा वो बच्ची हमारे घर जो मेड आ रही है, उसकी लड़की का एडमिशन जो है हो रहा है, और उसको, उसके पास पैसे नहीं, तो चलो एडमिशन करा दो, बस। मैं नहीं, ठीक बात। सभी लोग करते हैं, सभी लोग पर करते हैं। रुचियां, हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव और इतने विस्तृत लेखन संजीव का जी, को ध्यान में ए, रखते हुए ए, आप खुद ये हाँ, नहीं। मैं तीन तीन चीजें बताना चाहूंगा। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, वॉक डोंट रन, गुड। भागिए नहीं, आराम से चलिए। जब आप भागेंगे तो आप गिर सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, चोट आ सकती है ना, पहुंच जाएंगे आप। रामदर्श मिश्र जी ने लिख तो दिया कि वो ही वहां पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे। लोग जहां पहुंचे छलांगे लगाकर, मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे, मगर धीरे आराम से धीरे। पहुंचे, है ना। तो उसपे कोई ऐसी नहीं, रेट रेस नहीं, कोई कोई नहीं। तो उसके लिए मैं फिर रिपीट करता हूँ एक चीज, विनम्रता और उदारता, औदार्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो इसको ऐसे, उसको ऐसे, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरी इतनी छपी उसकी नहीं। इस चीज से, इस व्यामोह से हटना चाहिए। और बाकी है कि जो अन्य विषय है, साहित्येतर विषय है, इतिहास है, फिजिक्स है, और फिर सबसे बड़ी समाज दर्शन है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये ना, इसके बारे में भी जानना। जितना भी भौज्ञता होगी, जितनी चीजों की जानकारी होगी, उतना ही वो आपकी समझ को विकसित करती है। तो नए लोग, ये नहीं सिर्फ भाषा के आने से, लिखने पढ़ने से, एक शैली अपनाने से ही सब कुछ नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी। विविधता का जमाना है ये विकल्पों का जमाना है। बड़ा अजीब सी बात है, पर है ऐसा।
पर उन विकल्पों को लेकर आप संकल्प पूर्वक कार्य कर सकते हैं। तो बस वो अपनी सीमाओं में अपने आप को देख लें, स्वॉट थ्योरी अपनाएं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेटनिंग्स क्या है, बस फिर उसके बाद वो अपने डट जाए। ये तो आपने मैनेजमेंट की स्वॉट एनालिसिस वाली बात बताई। हाँ वही वही तो, वो हर चीज हर जगह है, उसको जब कर लेते हैं तो रिजल्ट ठीक आ जाता है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। तो फिर खुश फहमी में नहीं जीना चाहिए। जी, और तो आखिरी प्रश्न मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा कि पाठकों की संख्या में और वृद्धि करने के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। आपको अजीब लगेगा कि मैं इसे मनोवैज्ञानिक कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी जो नई चीजें आरंभ होती हैं वो प्रारंभिक से, जीवन के प्रारंभ से आरंभ होती हैं। पुस्तक के विषय में रुचि पैदा करना, साहित्य के विषय में रुचि पैदा करना बचपन से होगा। कि जो लोग छोटी कक्षाओं में है वहीं से, तो वो उनके माता पिता हैं, कि वो एक तो जिस भाषा में, चाहे हिंदी हो मराठी हो, उस भाषा के प्रति सम्मान जागृत करें, फिर उनको पुस्तकें ला करके दें, पुस्तकें पढ़ें, और खुद भी उपहार में पुस्तकें दें। एक मिनट, कोई फोन आ रहा है, मैं एक मिनट आया सर। जी जी, जरूर जरूर। लास्ट। तो क्या है कि भाषा में जब रुचि होती है, उसके प्रति सम्मान जागृत होता है। जैसे गुरु का महत्व है, माँ का महत्व है, वृक्ष का, नदी का, तो वैसे ही पुस्तक का महत्व जब पता चले, और ये ना हो कि भी पिज्जा खाने के लिए 200 रुपए भी कम है और किताब खरीदने के लिए 100 रुपए भी भारी पड़ रहे हैं। आइसक्रीम मंगवा लो ढेरों, कितनी सारी, है ना, कहीं चले जाओ, वो नहीं, वो उसमें होना चाहिए, नहीं पुस्तक सबसे, तो उसको प्राइस और वैल्यू बताई जाए, तो वो बच्चा जब ये जान जाएगा, तब धीरे धीरे उस पुस्तक के प्रति, उसके माध्यम से साहित्य के प्रति जो है वो प्रेम जागृत होगा, और तब वो पुस्तकों की संख्या अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे, उपहार में देंगे। सबसे बड़ा आचमन वहीं से होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम पुष्प देते हैं तो उसकी जब पुस्तक दें, अच्छी पुस्तक, है ना, पुष्प तो रौंद दिए जाते हैं, पद्दलित हो जाते हैं, थोड़ी देर खुशबू देते हैं, पुस्तक हमेशा सुगंध देगी। मैं पुस्तकों के बीच में बैठा हूँ तो इसकी इसकी जो खुशबू है वो बच्चे को प्रभावित करे। जी। तो वो इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम जबरदस्ती कुछ करें, ये होगा उसी शैशव की प्रक्रिया से। उसके लिए उस पीढ़ी के जो माता पिता हैं, यंग, उनको मेहनत करनी पड़ेगी, तो उदाहरण खुद बनना पड़ेगा कि खुद भी रुचि लें। खुद ही अगर कहेंगे अरे हिंदी बेकार है, अरे क्या पुस्तक पढ़नी है, चल तू पिक्चर देख, अरे ये तो गाड़ी की चाबी ले, तू ड्राइव करना, चल तू मौज कर, वो जो चीज है उससे बचा करके उनका ध्यान लिटरेचर पर लाना होगा, कि लिटरेचर इज सो वैल्यूएबल। तो मैं समझता हूँ ठीक है, धीमी प्रक्रिया है, पर हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, मेरी भाई। जी। तो आपने बहुत ही मन से और आत्मीयता के साथ सारे प्रश्नों का व्यवहारिक और गहन उत्तर दिया है। हम अरे अनुस्वार मंच की अरे, ओर। तो मैं बैठा भी तो आपके सामने था, मैं किसी किसी साधारण व्यक्ति के सामने थोड़ी था। अरे आप असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं। जितना मैं आपको जान पाया हूँ उसमें मैंने देखा है कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं आसपास के, आप उनमें से नए जुड़े हैं, पर मैं आपको पढ़ता भी हूँ, आपको सुनता भी हूँ, और फेसबुक वगैरह पे देखता भी हूँ। तो नहीं, ये तो आपकी वो, ज्यादा नवाजी है सर। नहीं मैं तो नहीं, अभी थैंक यू साहित्य सो के मच। क्षेत्र में नहीं, विद्यार्थी हूँ। मुझे आपने एक अवसर दिया कि मैं इस बहाने इन गंभीर चीजों पर आपसे विमर्श कर सकूं, उसके लिए तो आपका आभार, ये तो बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार।